अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का तीसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा तीसरा लेक्चर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में है। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर पढ़े उसमें हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को डिटेल में स्टडी किया। तो चलें स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें कर लेते हैं कि उस वक्त क्या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बातें ज़ेर बहस थी। तो बेटे 1886 तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया और 1897 तक दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ चुके हैं इनको अच्छे तरीके से दरियाफ्त कर लिया गया, यानी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन कर ली गई। और आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि 1932 तक यही समझा जाता था कि एटम में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एटम वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। 1932 तक ये समझा जाता था। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एक तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है। उसकी प्रेडिक्शन थी कि मौजूद है, जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज उसके ऊपर 0 होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होता है। तो फिर तीसरे पार्टिकल जो होगा उसका मैस तो प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन उसके ऊपर चार्ज 0 होगा। रदरफोर्ड ने यह प्रिडिक्शन किस बेस पे की? तो बेटे ये वो दौर था जब बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की मदद से एटम के मैसेज फाइंड आउट कर लिए गए। अब अगर ये मान लिया जाए कि एटम का मैस सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम है, तो एक्सपेरिमेंटली जो मैसेज फाइंड आउट किए गए वो, यानी अब आपको पता है जो हम एक्सपेरिमेंटली मैस फाइंड आउट करते हैं, मतलब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से या वेपर डेंसिटी मेथड से, वो एग्जैक्ट मैसेज हैं। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन, अगर इन दोनों को सम किया जाए तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन का सम बराबर होना चाहिए उस मैस के जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया। लेकिन ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो मैसेज एलिमेंट्स के मुय्यर किए गए उन मैसेज में और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस था। मसलन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मैस फाइंड आउट किया गया 12, लेकिन अगर हम कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं उनको सम करें, यानी प्रोटॉन्स के मैस को जो कार्बन में है और इलेक्ट्रॉन्स के मैस को सम करें, तो वो 12 के इक्वल नहीं आता। यानी क्यों नहीं आता? इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस इतना ज़्यादा कम है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के मैस को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो अब कार्बन का मैस 12 का मतलब ये है कि प्रोटॉन कार्बन में कितने हो गए? 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं 6। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है तो कार्बन का एटम जो कि न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्बन का एटम तो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा पार्टिकल भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो किसी भी एटम के अंदर, रदरफोर्ड ने 1911 में जब मॉडल प्रपोज किया तो बता दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। यानी अगर कार्बन में 12 प्रोटॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन 12 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं। इसका तो इसी बेस पर रदरफोर्ड ने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, इसका मतलब है कोई तीसरा पार्टिकल भी होगा जिसका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा। क्योंकि हम मैस नंबर को सम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस तो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो वो जो तीसरा पार्टिकल है उसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर, लेकिन उसके ऊपर चार्ज 0 होगा। अब इसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, अब हीलियम का जो एटम है वो 4 हाइड्रोजन के मैस के बराबर है। यानी अगर एक तरफ तराजू में हमने बैलेंस में हीलियम रखा हो तो दूसरी तरफ हमारे कितने हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा? 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। तो हम क्या ये कहें कि हीलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं? नहीं, हीलियम में प्रोटॉन 2 होते हैं। ये बात मोज़ले ने 1913 में अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर में बताई। यानी जब मोज़ले ने करेक्ट एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया तो उसने बताया एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन
हीलियम के अंदर 2, इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रॉन भी हीलियम के अंदर कितने होंगे? 2। लेकिन मैस जो है हीलियम का वो 4 हाइड्रोजन के बराबर है। अब प्रोटॉन 4 नहीं, प्रोटॉन 2 हैं, तो वो जो 2 है, जो इजाफी 2 मैस बन रहा है, यानी प्रोटॉन तो 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कोई तीसरा पार्टिकल भी है जो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मोज़ले ने जब 1913 में एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए और उसने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो बेटे हीलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2। अब जितने प्रोटॉन है, क्योंकि हीलियम न्यूट्रल है, इसका मतलब प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। अब मैस जो हीलियम का है वो 4 हाइड्रोजन के मैस के बराबर है। चलें 2 प्रोटॉन होते हैं वो तो समझ में आती है। अगर प्रोटॉन ही होते हैं हीलियम के अंदर, यानी 2 प्रोटॉन होते हैं, अगर हम सपोज कर लें, तो फिर मैस हीलियम का 4 हाइड्रोजन के बराबर क्यों है? इसका मतलब यह है कि 2 प्रोटॉन के साथ कोई 2 और पार्टिकल भी हीलियम के न्यूक्लियस में हैं जो कि न्यूट्रल हैं और उनका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है। इसलिए जब हम उन दोनों पार्टिकल के मैस को, जो न्यूट्रल हैं, और दोनों प्रोटॉन के मैस को सम करेंगे तो हमारा जवाब जो होगा वो 4 हाइड्रोजन, यानी हीलियम का मैस जो है वो 4 हाइड्रोजन के बराबर जस्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक्सपेरिमेंटली जो मैसेज फाइंड आउट किए गए वो भी हीलियम का 4 ही है। इसी तरह कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मोज़ले ने 6 डिटरमिन किया, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो फिर मैस 12 प्रोटॉन तो नहीं है, मैस तो है कार्बन का 12, इसका मतलब है 6 प्रोटॉन के साथ कोई 6 ऐसे पार्टिकल भी मौजूद हैं जिनके ऊपर चार्ज 0 है लेकिन मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोई तीसरा पार्टिकल है। ये बहस चल ही रही थी और ये वो दौर था जब रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त हो चुकी थी। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया और 1935 में न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को मुकम्मल डिस्कवर करने के एवज उसको नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो स्टूडेंट्स, ये वो दौर था जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त हो चुकी थी। साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे, और रेडियो एक्टिविटी के मुज़िर असरात, कि मसलन रेडियो एक्टिविटी पे जो भी काम कर रहा था साइंटिस्ट, वो इतनी डेंजरस रेडिएशंस होती हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं, जो कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से कोई कैंसर की बीमारी से, यानी किसी न किसी बीमारी से फौत हो रहे थे। इवन के जो रेडियो एक्टिविटी को जिसने दरियाफ्त किया, मैडम मैरी क्यूरी, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से उनके भी लंग्स में सुराख हो गए, यानी इतनी खतरनाक रेडिएशंस हैं। तो जब रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त हो गई, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? ये रेडिएशन से निकला एक्टिव ऐसे एलिमेंट जो कुदरती तौर पर रेडिएशन इमिट करते रहे, हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस फिनोमेने को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो जेम्स चैडविक बेसिकली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ख़तरनाक असरात से बचने के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा तरीका निकाल लूँ कि इनके मुज़िर असरात से बचा जा सके। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक है तो बहुत अहम और फ़ायदे की चीज़, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन मसला यह था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस में जो भी इस एटमॉस्फेयर में काम करता था इन रेडिएशन में, वो किसी न किसी खतरनाक, यानी उसकी बीमारी से उसकी डेथ हो रही थी मोस्टली, यानी कैंसर काजिंग। रेडियो एक्टिव रेडिएशन मोस्टली क्या होती है? कैंसर काजिंग होती है। तो जेम्स चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी से बचने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने कहा मैं कैसा तरीका निकालता हूँ कि मैं इन रेडिएशन के इफेक्ट से बच सकूँ। उसने क्या काम किया? उसने एक लेड का ब्लॉक लिया और यहाँ पर उसने, जहाँ पे मेरा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम ले लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम जो है ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली ये डबली आयनाइज हीलियम पार्टिकल होते हैं, ये उनको क्या करता है? एमिट करता है पोलोनियम। लेड के ब्लॉक में क्यों रखा? बेटा लेड के ब्लॉक में इसलिए रखा ताकि जो हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सेम इस तरह मूव करें, स्ट्रेट लाइन में, यानी कोई भी पार्टिकल्स यहाँ से एस्केप आउट ना हो, उनकी डायरेक्शन वही रहे। उसने इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर क्या किया? बम्बार्ड करवाया, प्रोजेक्टाइल करवाया।
प्रोजेक्टाइल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बेटा प्रोजेक्टाइल हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं बाय एक्सर्शन ऑफ फोर्स, आपने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी होगी, तो उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे एक्सर्शन ऑफ फोर्स यानी फोर्स को लगाकर थ्रो किया जाए तो हम उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसा कि फुटबॉल को जब फुटबॉलर किक लगाता है तो आप देखते हैं कि वो इस तरीके से कोई प्रोजेक्टाइल की सूरत में, यानी यहाँ से मूव करता है, मेरा माउस से कर्सर देखिएगा, यहाँ अगर फुटबॉल है तो इस तरीके से फुटबॉल मूव करता है, तो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा और इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि पोलोनियम सोर्स से निकल रहे थे, बेरिलियम के ऊपर टारगेट करवाया। जब बेरिलियम पे उसने टारगेट करवाया तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस हैं जो बेरिलियम से निकल रही हैं, और उन रेडिएशंस को जब चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट करवाया, यानी चार्ज डिटेक्टर ने उन रेडिएशंस के ऊपर 0 चार्ज शो किया, और उसने नोटिस किया कि ये रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिंग है। यानी जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया, कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं जो निकलती हैं, और वो चार्ज डिटेक्टर पर 0 डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो उन्हें रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम इसलिए दिया, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला। तो दीज रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन बिकॉज दे शोइंग नो चार्ज व्हेन पास थ्रू चार्ज डिटेक्टर। जब चार्ज डिटेक्टर से पास किया तो कोई चार्ज शो नहीं किया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है कि ये हीलियम पार्टिकल्स इनको बेरिलियम पे करवाया बम्बार्ड, और बेरिलियम जो है वो कार्बन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और ये एक न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ। बेटे अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली आयनाइज हीलियम को, यानी हीलियम के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उस पर 2+2 चार्ज आएगा, तो इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। असल में होता यूँ है, जब हम हीलियम को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाते हैं तो बेरिलियम जो है ये रेडियो एक्टिव बन जाता है। ये रेडियो एक्टिव जब बन जाता है तो रेडियो एक्टिव बनने के बाद ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट चूँकि अनस्टेबल होते हैं तो ये फौरन स्टेबल एलिमेंट में चेंज होता है। तो बेरिलियम पे ऊपर जब हीलियम को बम्बार्ड करवाया जाए तो वो कार्बन में, यानी अपने स्टेबल, यानी वो रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है बेरिलियम, और वो कुछ रेडिएशन इमिट करके कार्बन में कन्वर्ट होता है। अब हीलियम के ऊपर बेरिलियम को बम्बार्ड करवाया, ये हो गया रेडियो एक्टिव जो कि अनस्टेबल है। अब दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो बेरिलियम भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया, तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया ताकि वो स्टेबल हो जाए बाय एमिटिंग न्यूट्रॉन्स, और कुछ रेडिएशंस उसने इमिट की जो कि न्यूट्रॉन, जिन्होंने चार्ज डिटेक्टर पर 0 चार्ज शो किया। अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम बेसिकली क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं। आप गौर करें कि हीलियम जो है, अल्फा पार्टिकल जो है, जब ये बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड हुआ तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 से बढ़कर 6, और मैस नंबर जो है बेरिलियम का वो 9 है, 9 से बढ़कर 3 हो गया। अब देखें मैस नंबर है 4 हीलियम का, जब बेरिलियम के ऊपर गिरा तो मैस नंबर तो 13 होना चाहिए था, लेकिन 13 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो एक न्यूट्रॉन था ना, एक न्यूट्रॉन वो इमिट हो गया, इसलिए मैस नंबर में सिर्फ 3 का इजाफा हुआ। बेटे हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन बेरिलियम में ऐड हो गए, लेकिन 2 न्यूट्रॉन में से 1 न्यूट्रॉन ऐड हुआ, तो 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन ऐड होने की वजह से मैस नंबर 9 से बढ़कर 12 हो गया, और वो जो 1 न्यूट्रॉन ऐड नहीं हुआ, इजाफी न्यूट्रॉन, वो बाहर निकल गया। और एटॉमिक नंबर यानी 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4। अब एटॉमिक नंबर चूंकि 4 से बढ़कर बेरिलियम का 6 हुआ है, ये इस बात को साबित करता है कि हीलियम के दोनों प्रोटॉन जो हैं वो ऐड हुए हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ कितने ऐड हुए हैं, 1 ऐड हुआ है, और इजाफी न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इस रिएक्शन को हम अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया है और न्यूट्रॉन इमिट हुआ है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम किसी लाइटर एलिमेंट के आइसोटोप को रेडियो एक्टिव बना देते हैं बाय बम्बार्डिंग विद हाई एनर्जी पार्टिकल। यानी हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ पे हीलियम है, लाइटर एलिमेंट्स बेरिलियम है, हीलियम को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया और उसको रेडियो एक्टिव बना दिया, अनस्टेबल हो गया, तो वो फौरन स्टेबल एलिमेंट में चेंज हुआ, यानी बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट कर लिया।
अब ये कार्बन को बनाया गया है किसकी मदद से? बेरिलियम को, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवा के। तो बेटे इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी ये कार्बन 12 जो है ये आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में मसनूई तरीके से बनाया गया। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। करना वो चाह रहा था रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के तरीके, लेकिन उसने एक्सीडेंटली न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ, आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। शुरू में गैमा रेडिएशन जो थी, न्यूट्रॉन जो थे, इनको पार्टिकल के बजाय गैमा रेडिएशन कंसीडर किया गया, क्योंकि गैमा रेडिएशंस के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन बाद में जेम्स चैडविक ने ही इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया और बताया कि ये गैमा पार्टिकल्स नहीं है, गैमा रेडिएशंस नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन। तो बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है फ्री न्यूट्रॉन जब भी डिके करता है तो फ्री न्यूट्रॉन डिके टू प्रोड्यूस प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जब फ्री न्यूट्रॉन डिके करता है तो एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बेटा ये 1 और +1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है कि प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 है और +1 का मतलब है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो बराबर है, इसलिए न्यूट्रॉन पे जो ऊपर 1 है इसका मतलब है न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 है, और जो 0 है इसका मतलब है न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज्यादा कम होता है, 1836 टाइम्स कम है प्रोटॉन से। इसका मतलब है न्यूट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन का मास 1836 टाइम्स कम होगा। तो इसका रेस्ट मास 0 यानी रिलेटिव मास 0 कंसीडर करते हैं, इतना कम है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन इस -1 का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो जो है इसके ऊपर चार्ज भी 0 और इसका मास भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर आप कह सकते हैं और ये नेग्लिजिबल मास है। बेटा न्यूट्रॉन गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखें, आयनाइजेशन के लिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का होना जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन हमेशा चार्ज बॉडीज में होता है। 2 चार्ज बॉडीज अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करती हैं, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अब न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल हैं तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी अगर हम किसी एटम के ऊपर इनको गिरा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि गैस को आयनाइज कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये किसी गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है। अब आप इनकी हाईली पेनिट्रेशन पावर का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब इनको वाटर पे, सेलुलोज पे, पेपर्स पे, पैराफिन्स, बेटे पैराफिन्स अल्केन्स को बोलते हैं, इनके ऊपर गिराया जाए तो दे नॉक आउट प्रोटॉन, यानी पैराफिन से ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को इमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, नॉक आउट करते हैं। इसका मतलब है इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं कि ये न्यूक्लियस तक यानी सेंटर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन से इमिट करते हैं। बेटे उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, ये हमने एक डिफरेंस के तौर पर ली है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्लो एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो चलें प्रॉपर्टी इनके ऊपर फ़र्क पढ़ते हैं कि स्लो और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में क्या फ़र्क होता है, और यही आगे नेक्स्ट 5, 6 और 7 प्रॉपर्टी है। स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं जो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से मूव करें, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन फिशन प्रोसेस में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन लेस इफेक्टिव होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं वो जब किसी बॉडी से, किसी भी सिस्टम से टकराते हैं तो उस सिस्टम को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब किसी सिस्टम से टकराते हैं, यहाँ सिस्टम से मुराद कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो किसी भी सिस्टम से टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, ये इतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कि बस उस सिस्टम में से पेनिट्रेट करें और वहाँ से निकल जाएं। इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, कि टनल बनाते हैं, यानी इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कि जब ये उस पार्टिकल सिस्टम से टकराएं तो बस उसके अंदर से पास हो जाएं। जबकि स्लो मूविंग अपनी
एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं। यही वजह है कि फिशन रिएक्शन, जो कि एटम बम एक फिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और तबाही होती है। बेटे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जब एज अ प्रोजेक्टाइल यूज किया जाए, दे प्रोड्यूस बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स व्हेन यूज एज प्रोजेक्टाइल। अब आपके सामने यहाँ एग्जांपल आ रही है, कॉपर के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फॉल करवाया, तो ये भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। कॉपर जो है ये रेडियो एक्टिव हो गया, अनस्टेबल हो गया और साथ गैमा पार्टिकल रिलीज हो। अब ये जो कॉपर 6629 आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया गया है, ये एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता है और कन्वर्ट हो जाता है जिंक में। जैसे बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हुआ, कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो गया। अब बेटे यहाँ पर एक बात जरा गौर करें कि जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ सिस्टम यानी ऑफ अ एलिमेंट इंक्रीज बाय 1। दूसरी बात, यहाँ बीटा पार्टिकल को भी बिल्कुल उसी तरह शो किया गया है जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। तो फिर हम बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहते? बेटे इसलिए कि हम बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी लोकेशन है आउटसाइड द एटम इन द ऑर्बिट्स, जबकि ये जो बीटा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से इमिट हो रहा है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, बीटा पार्टिकल कहते हैं, ताकि हमें पता लगे बीटा पार्टिकल में और इलेक्ट्रॉन में मैस बराबर, चार्ज बराबर, बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, बीटा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में लाई करता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बेटे उसके बाद देखें, ये द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इजेक्ट अल्फा पार्टिकल व्हेन यूज एज अ प्रोजेक्टाइल। अब आप देखें ये न्यूट्रॉन, इनको नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करवाया। पहले वाले रिएक्शन पे आ रहा हूं, जब हीलियम बेरिलियम पे फॉल हुआ, हीलियम पार्टिकल एज अ प्रोजेक्टाइल था, यानी अल्फा पार्टिकल एज अ प्रोजेक्टाइल था। मैस नंबर में 3 का इजाफा हुआ, एटॉमिक नंबर में 2 का इजाफा हुआ। अब जब यहां पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल यूज हो रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, इसका मतलब है यहां पर अल्फा ऐड हो रहा था बेरिलियम में और नाइट्रोजन से अल्फा इमिट हो रहा है। तो बेटा जहां ऐड हो रहा था वहां पे मैस नंबर में 3 का इजाफा हुआ और एटॉमिक नंबर में 2 का। तो जहां पर ये इमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, तो देखें नाइट्रोजन का मैस 14 से रिड्यूस होकर 11 और एटॉमिक नंबर 7 से रिड्यूस होकर 5, ये बोरोन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ये जो बोरॉन तैयार किया है ये भी आर्टिफिशियली तैयार किया है, तो इस प्रोसेस को भी हम इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि नाइट्रोजन के ऊपर जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को गिराया, दे इमिट अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो मैस नंबर में 3 पॉइंट की कमी आती है और एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 यूनिट। और जब अल्फा पार्टिकल ऐड होता है, जैसे यहाँ बेरिलियम में ऐड हुआ है, तो मैस नंबर में 3 यूनिट इजाफा और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट इजाफा हुआ। बेटे उसके बाद है कि ड्यू टू देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती हैं, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, क्योंकि ये कैंसर के जो जरासीम होते हैं उनके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनको डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं कैंसर के जो जर्म्स होते हैं, इसलिए इनको कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटे आखिरी प्रॉपर्टी है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर 1.0087 AMU या 1.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। बेटे ये एक टेबल आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पे चार्ज, मैस और लोकेशन बताई गई है। प्रोटॉन पे चार्ज +1, मैस 1, लोकेशन इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, मैस 1, रिलेटिव मैस 1 प्रोटॉन के बराबर, लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर चार्ज -1, मैस 0, लोकेशन ये एटम के न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में, शेल्स में मूव कर रहा होता है। अब बेटे जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कर लिया ना, तो जे थॉमसन से एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि आपका जो नेगेटिव पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज कितना है। भाई अगर ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो बताएं इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो जे थॉमसन ने सबको एक ही जवाब दिया कि मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं चार्ज फाइंड आउट करूंगा। तो बेटे चार्ज को फाइंड आउट करने में जो पहला स्टेप था ना कि E/m वैल्यू को मैयर करना, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू को मैयर किया। किस तरह मैयर किया, चले हम देखते हैं।
तो बेटे जे थॉमसन ने, अभी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जे थॉमसन ने E/m वैल्यू को मैयर किया था, यानी हु मैयर द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन याद रखिएगा। सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो एज इट इज़ वही है जो आपने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी 1 पढ़ी, कि व्हेन कैथोड रेज आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर अच्छा, जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए, जबकि ये साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। अब बेटा ये जो डायग्राम बनी हुई है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब समझ लें कि है क्या। इसको समझने के लिए ना हम एक दूसरी डायग्राम लेते हैं। जो बुक वाली डायग्राम है ये हमें वाजिया तौर पे नहीं बता रही परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। आपको वैसे बताता चलूं कि जब हमने किसी फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन शो करना होता है या परपेंडिकुलर टू प्लेन शो करना होता है तो हम क्रॉस लगा के शो करते हैं। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्रॉस का सिंबल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर हम डॉट लगाएं तो ये इनटू द प्लेन होता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जब आप वहां पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किस तरह, ये जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया ना, नॉर्थ से साउथ। अब आप देखिए कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। तो इसका मतलब है अगर आप इनकी डायरेक्शन को देखें तो 90 डिग्री है, ये कैथोड रेज और ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अब बेटे हुआ क्या, जब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं, बुक वाले ने पॉइंट नंबर P1 किया, मैं इस डायग्राम के मुताबिक पॉइंट नंबर B कर रहा हूं कि उसने कि कैथोड रेज पॉइंट नंबर B पे फ्लोरेसेंस काज करती हैं। अब एक चीज यहां पे मैं बताना भूल गया, उसको सुन लें कि ये जो एनोड है ना, आप देख रहे हैं एनोड में छोटा सा सुराख है, यानी उसने ऐसा एनोड यूज किया जैसे कोई स्लिट होती है। इस तरह क्यों यूज किया, ताकि बीम की सूरत में यानी एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी कैथोड रेज की एक बीम यहां से पास करे, बाकी जो कैथोड रेज है उनको यहां पर रोक। यानी बीम के लिए उसने एक एनोड लिया, इसमें छोटा सा सुराख है, कैथोड रेज से सुराख में से गुजर रही हैं। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया जाए तो पॉइंट नंबर B, और जब मैग्नेटिक फील्ड को उसने अप्लाई किया तो पॉइंट नंबर P3, डिफ्रैक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक, पॉइंट नंबर P3। और इस डायग्राम में C डायरेक्शन में यानी C के ऊपर फ्लोरेसेंस काज करती हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अकेला अप्लाई किया जाए अलोन, तो पॉइंट नंबर A पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर गई, बेंड कर गए। बेटे उसने फिर क्या काम किया, उसने फिर दोनों फील्ड्स को अप्लाई किया, और दोनों फील्ड को अप्लाई करने के बाद उसने कोई इस तरीके से एडजस्ट किया कि दोनों फील्ड जो थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपवर्ड लेके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को उसने क्या कर दिया, बराबर। कैसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया कि दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो गई, सेम। जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो गई तो वो दोबारा पॉइंट नंबर B पे जा गए, यहां पे फ्लोरेसेंस उन्होंने काज किया। छोटी सी उसने फिर कैलकुलेशन की, आपके पास एक रिलेशन आ रहा होगा HEV। बेटे ये वो फोर्स है, ये H से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, E से मुराद है चार्ज, और V से मुराद है वेलोसिटी, और R से मुराद है रेडियस, यानी जो डिफ्लेक्शन हो रही हो। बेटे H यहां से एक V से एक V कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू mv/r। E/m, यहां पे उस रिलेशन को उसने थोड़ा एडजस्ट किया, m को यहां ले गए और h को यहाँ, m यहां ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां नीचे आके डिवाइड हो गया तो E/m बन गया, और h यहां नीचे आके डिवाइड हो गया, ये V/HR। अब बेटे जो V है, ये V वेलोसिटी, ये बराबर होता है E डिवाइडेड बाई h। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस किस्म का रिलेशन बन जाएगा कि E/h² इंटू R। E ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जे थॉमसन ने अप्लाई की, H वो मैग्नेटिक फील्ड है जो जे थॉमसन ने अप्लाई की, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू उसने अप्लाई की वो दोनों यहाँ पुट की, और R से मुराद वो रेडियस है जिसपे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इस एंगल को उसने मेजर करके रेडियस फाइंड आउट की। तो बेटे
यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि जो E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वो 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होती है। देखिए कूलम चार्ज का यूनिट है, पर किलोग्राम यानी मैस, यानी 1 किलोग्राम अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो तो उनके ऊपर इतने कूलम चार्ज होगा। तो बेटा इसको समझने के लिए हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं ताकि आपको मज़ीद सारे पॉइंट्स के क्लियर हो सकें। तो बेटे चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको एक एनिमेटेड वीडियो, ये जे थॉमसन ने किस तरह से E/m वैल्यू फाइंड आउट किया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट नज़र आ रहे होंगे, एक में एनोड और कैथोड लगे हुए हैं और एक जो है वो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, यानी एक कंपार्टमेंट में उसने एक हिस्से में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। ये एक हिस्से में कैथोड और एनोड है और जो दूसरा हिस्सा है उसमें उसने ऐसा सिस्टम एडजस्ट किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर सके। ये एनोड, ये कैथोड, ये एक स्लिट लगा दी ताकि बीम की सूरत में कैथोड रेस इसमें से पास करें। ये एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको, जो कि जहाँ पर जब कैथोड रेस टकराएंगी तो ये फ्लोरेसेंस काज करेंगी। कोई भी मटेरियल इसके ऊपर, हमने पढ़ा था एल्यूमिना जो है या टिन है, कोई भी मटेरियल यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लिया जा सकता है। ये वो स्केल है जिसकी मदद से उसने डिफ्लेक्शन को मेजर किया और रेडियस आर को मेजर किया कि जब वो डिफ्लेक्ट करती हैं तो वो कर्व पाथ का रेडियस क्या होगा। तो बेटे ये देखें, जब उसने कैथोड रेस को हाई वोल्टेज सप्लाई किया कैथोड और एनोड को, तो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि इस बिल्कुल सेंटर में जाके फ्लोरेसेंस काज कर रही हैं। अब यहाँ से उसने क्या काम किया, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। देखिए ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ पॉइंट नंबर बी की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया तो ये बेंड हो गई डाउनवर्ड एट पॉइंट सी। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियस अप्लाई किया तो देखें कभी डिफ्लेक्शन कम हो रही है, कभी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी अभी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट नहीं किया। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया तो वो फिर दोबारा से पॉइंट नंबर ए के ऊपर जाके फ्लोरेसेंट काज करती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब दोनों फील्ड्स को अप्लाई किया, ये वो पॉइंट वक्त होता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करवा रही थी पॉइंट बी पे और मैग्नेटिक फील्ड जो डाउनवर्ड सी में, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जब बराबर हो गई तो वो दोबारा पॉइंट नंबर ए पे आकर स्ट्राइक किया। अब बेटे ये जो डिफ्लेक्शन होती है ना, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं बेटे? वो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरा मैस ऑफ पार्टिकल, अगर मैस ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा तो E/m वैल्यू कम होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी। और तीसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा पार्टिकल पे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। मैस ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम, क्योंकि E/m वैल्यू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी चार्ज ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, E/m वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मैस ज़्यादा होगा तो E/m वैल्यू कम होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रोटॉन की E/m वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही हैं। इन तीनों फैक्टर्स की मदद से उसने क्या किया, E/m वैल्यू को मेजर किया, जो कि 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जूम पे या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलीकानाइल ड्रॉप मेथड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, के साथ आपसे की खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।